हेलो फ्रेंड्स। चलिए अब हम अपनी प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र। तो हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे विद वेरियस केस लॉज। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक कोटेशन भेजी। तो वो जो कोटेशन है, क्या वो कोटेशन ऑफ़र है या वो इनविटेशन टू ऑफ़र है? इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस केस लॉ हुआ था, दैट इज़ हार्वे वर्सेस फेसिका। इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है उसने इंटरेस्ट दिखाया एक डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को परचेज करने का। डिफेंडेंट जो था ही वाज ओनर ऑफ अ प्लॉट जिसका नाम था बम्पर हॉल पेन। तो जो प्लेंटिफ था उसने एक टेलीग्राफ के ज़रिए उसको एक मैसेज भेजा और मैसेज में उसके अंदर उसने मेंशन किया दैट विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड उसे जो है उसका एक कैश प्राइस का पूछा कि उसकी लोएस्ट कैश प्राइस क्या है। तो उसने जो डिफेंडेंट है जब उसको ये टेलीग्राफ मिला तो उसने रिप्लाई दिया लोएस्ट कैश प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन इज़ 900 पाउंड्स। तो उसने जो अपना पहला मैसेज जो डिफेंडेंट को रिसीव हुआ था उसने दो बातें पूछी थी, एक विल यू सेल और दूसरा लोएस्ट कैश प्राइस। तो उसने पहली बात का तो जवाब उसको दे दिया था, लोएस्ट कैश प्राइस उसने उसको बता दी। उसके बाद जो प्लेंटिफ था उसने दोबारा से एक टेलीग्राफ भेजा उसको और उसने उसके अंदर ये लिख के भेजिया कि वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड्स। ठीक है, और उससे जो उसके टाइटल डीड्स थे उसकी कॉपी उसने मांग ली। तो जो डिफेंडेंट था उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो जो प्लेंटिफ था वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट के अंदर चला गया। ये उन दिनों केस जो था वो जमैका का केस था। तो जमैका जो था इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो जो अपील्स होती थी जमैका सुप्रीम कोर्ट की वो प्रिवी काउंसिल के पास जाया करती थी। तो जब ये केस की सुनवाई हुई ट्रायल कोर्ट से लेके जमैका सुप्रीम कोर्ट तक और प्रिवी काउंसिल तक, तो प्रिवी काउंसिल ने ये इसके अंदर फाइंड आउट किया कि जो रिप्लाई उसने दिया था डिफेंडेंट ने, वो तो सिर्फ उसने लोएस्ट कैश प्राइस जो है इसका 900 पाउंड्स कंफर्म किया था, ना कि उसने जो अपनी एक ऑफ़र दी थी उसको परचेज़ करने की या उसको एक्सेप्ट किया था। तो एक वैलिड ऑफ़र क्रिएट ही नहीं हुई, ये तो सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र थी। तो वो उसने कहीं पर भी उसको 900 पाउंड्स पे सेल करने के लिए उसको एग्री हुआ ही नहीं था। इस करके कोर्ट ने उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट था उसको प्लेंटिफ का सूट जो था वो उसको डिसमिस कर दिया था। उसी तरह से एक और केस लॉ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, दैट वाज गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2000। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि वेरियस रेजिडेंशियल स्कीम्स वगैरह निकालती रहती थी फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स। तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक स्कीम निकाली फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स और उसका एक ब्रोशर जो होता है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिस तरह से स्कीम्स निकलती हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की, तो एक ब्रोशर उसने प्रिंट किया। तो क्या ये जो इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं ये ऑफ़र होती हैं या ये इनविटेशन टू ऑफ़र होती हैं? तो ये जो केस जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना गया तो ये इसके अंदर फाइंडिंग आई कि जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई भी स्कीम अनाउंस करती है या इस तरह की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी स्कीम अनाउंस करी, दैट इज़ जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफ़र, ना कि अपने आप में ये एक ऑफ़र है। जब हम उस ब्रोशर को परचेज़ करते हैं, उस ब्रोशर को फिल करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेते हैं और उसके अंदर अपनी बिड को लगा देते हैं, तो तब हमने एक ऑफ़र दी है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को। और जब हमारी ऑफ़र जो हमारा प्रेफ़रेंस है वो अगर जो इनकी लिस्ट ऑफ मेरिट्स बनेगी उसके अंदर अगर जब हमारा नंबर आ जाता है तो वो फिर उसको हम मानेंगे एक वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो ब्रोशर के अंदर इंफॉर्मेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो अलॉटमेंट्स होती हैं प्लॉट्स की, ये तो उससे गवर्न होंगी। तो जो वेरियस स्कीम्स निकलती हैं फॉर अलॉटमेंट्स,
तो इनको हम इनविटेशन टू ऑफ़र मानेंगे, ना कि अब एक एक ऑफ़र मान लेंगे। उसी तरह से एक और क्लासिकल केस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस ओपी स्वर्णकर। 2003 का ये ऑल इंडिया रिपोर्टर का केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे उन्होंने एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो वीआरएस स्कीम होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए निकाली। और जो एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम उन्होंने निकाली उसके अंदर वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस थी। उसके अंदर एक कंडीशन ये भी थी कि एक बार अगर ये आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर अप्लाई कर दिया तो आप अपनी ऑफ़र को जो है वो विड्रॉ, जो है आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं, ये स्कीम्स जो होती हैं दे आर जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफ़र। और जब एक एम्प्लॉय अप्लाई करता है इसके अंदर, एक अपनी एप्लीकेशन देता है इसके अंदर वीआरएस के अंदर, तो दैट इज़ बेसिकली एन ऑफ़र। और जब कोई इंस्टीट्यूशन जिसने वीआरएस निकाली है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसकी एप्लीकेशन को, तब एक वैलिड ऑफ़र क्रिएट हो जाती है, वैलिड एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच के अंदर। तो जो वीआरएस स्कीम्स हैं जो कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं, ये भी इनविटेशन टू ऑफ़र ही होती है, ना कि अपने आप में ये एक ऑफ़र है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है वो गवर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट से। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही फॉल करता है, उसके अंदर ही कवर होता है। तो अभी हमने 3 केस लॉज इस लेक्चर के अंदर स्टडी किए हैं। सबसे पहला केस लॉ हमने स्टडी किया है हार्वे वर्सेस फेसी 1893, जो कि प्रीवी काउंसिल में सुना गया था। दूसरा हमने केस लॉ इसके अंदर स्टडी किया है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्टर 2000। और तीसरा हमने डिस्कस किया है बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस ओपी स्वर्णकर ऑल इंडिया रिपोर्टर 2003। ये तीनों केस लॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय हार्ट आप इनको लर्न कर लीजिए, बाय हार्ट आप इनको अंडरस्टैंड कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और कुछ केस लॉज और नया एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू।